हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम यहाँ पर क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ रहे हों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएससी बोर्ड से यहाँ पर तैयारी कर रहे हों, तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम आज जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो अगर आप लोग एक बार सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जीरो केमिस्ट्री ऑफिशियल नाम से यूट्यूब चैनल है। और अगर आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देवी मंदिर में हमारा कोचिंग है जीरो केमिस्ट्री से, उसमें आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं 1 अप्रैल से, आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज की बात करें, हमको आज का टॉपिक जो यहाँ पर पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक देखो, हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी डिस्कस यहाँ पर फालतू काम नहीं करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना हमें, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जो यहाँ पर क्या बनते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। क्या बनते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं यहाँ पर, उसके रिलेटेड यहाँ पर कुछ लॉज हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि वाटर बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। वाटर कैसे बनेगा, इसमें इसका कैसे कैसे यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं, एटम्स जो हैं, वो कंबाइन कैसे करेंगे, किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ लॉज हमारे पास हैं जिनमें हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, जो हमको पढ़ने हैं उनको कहा जाता है यहाँ पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसमें कितने लॉ हमें देखने हैं, इसमें हमें देखने हैं 1, 2, 3, 4 और 5। 5 लॉ हमें यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहला जिसमें हमको देखने को मिलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो सबको पता ही होगा, ये पहले से भी हम लोग पढ़ते हुए आते हैं। फिर बात करेंगे सेकेंड लॉ जो हमें पढ़ना है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन हमको पढ़ना है। थर्ड लॉ हमें पढ़ना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। फोर्थ लॉ हमें जो पढ़ना है वो है यहाँ पर गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। कौन सा लॉ है, गैस गैसियस वॉल्यूम का लॉ है यहाँ पर, किसका, गै-लुसैक्स का। और यहाँ पर फिफ्थ लॉ जो हमारे पास है, अवोगाद्रोज लॉ है। तो 5 लॉ हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, 5 लॉ स्टडी करनी है, जो कि हमें किसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ जो हमारे पास है, फर्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ पर ये लॉ दिया गया था एंटोनी लेवाइजर के द्वारा। किसने यहाँ पर ये लॉ दिया था, एंटोनी लेवाइजर ने ये लॉ दिया था। और ये तो सबको पता हो गया यार, बच्चे बच्चे को पता होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इजी है कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, मैटर को क्या नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, और मैटर को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ना तो मैटर को क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सबको पता है ये बात। यही हमारे पास कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसमें ज़्यादा हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, बस इतना सा है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड लॉ हमारे पास है, समझने लायक चीज़ जो है, आपके पास एग्जाम में भी पूछी जाती है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें, तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि किसके द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। तो जोसेफ प्रॉस द्वारा यहाँ पर ये लॉ दिया गया था। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आई होप ये चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी, विजिबल होगी पूरी क्लियरली। देखो कैसे एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर वाटर, किसकी बात करूं मैं, वाटर की बात करूं, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या हमें यहाँ पर पता है, जो हाइड्रोजन है इसका मास कितना होगा, इसका मास यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। अब इनके मासेस का अगर मैं सिंपल रेशियो करूँ तो कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो वाटर है, वाटर कहीं से भी मैं क्या करूं, कलेक्ट करूं। भले ही मैं वाटर को यहाँ पर कहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ, समंदर से कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कैसा चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर चाहिए। उसमें सिर्फ वाटर ही वाटर होना चाहिए। वाटर ही वाटर होने का मतलब कि प्योर फॉर्म में होना चाहिए वाटर। अब वाटर तुम प्योर फॉर्म में, चाहे तुम कहाँ से बारिश का पानी इकट्ठा कर लो प्योर फॉर्म में, चाहे आपके नल से पानी आता है प्योर फॉर्म में, तो वाटर कहीं से भी हमें प्योर फॉर्म में मिले तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें उनके जो क्या है यहाँ पर एटम्स हैं, जिन एटम से मिलकर ये वाटर बना हुआ है, किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है।
इनके मासेस का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, डेफिनाइट रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? डेफिनाइट प्रोपोर्शन बोल रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बोल रहे हैं। क्या बात कर दी हमने? सोर्स कोई भी हो, किसी भी सोर्स से हम क्या कर रहे हैं? वाटर को इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें प्योर फॉर्म में हमको वाटर को कलेक्ट करना है। तो प्योर फॉर्म में अगर वाटर कलेक्ट कर लें तो सब में जहां से भी आपको प्योर फॉर्म में वाटर मिला हुआ है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेज का जो रेशियो देखने को मिलेगा वो हमेशा 1:8 ही देखने को मिलेगा। वो क्या देखने को मिलेगा? 1:8 ही देखने को मिलेगा। और यही लॉ क्या कहलाता हमारे पास? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कहलाता है। देखो कैसे लिखना है इसको। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है? सोर्स पे यहां पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स कोई भी कंपाउंड जो है उसमें सेम एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। कैसे? उनके सेम प्रोपोर्शन बाय मास से, उनके सेम प्रोपोर्शन बाय मास से। उनके मासेज का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। जैसे वाटर का हमने केस लिया यहाँ पर 1:8 है। क्या है? 1:8 है। आई होप ये चीज आप समझ पाए होंगे। और यही है हमारे पास क्या? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उनको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मत समझना कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कमी रह जा रही होगी। ठीक है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ जो हमारे पास है वो क्या है? नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सेकेंड लॉ क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारे पास है। किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था लॉ? तो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा ये लॉ दिया गया था? डाल्टन के द्वारा ये लॉ दिया गया था। क्या कहता है ये लॉ? तो वो समझते हैं। देखो पहले हम लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, पहले हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी मैंने तुमसे कहा था कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनसे मिलकर क्या बनता है? एक तो हमने क्या बनाया? H2O बनाया। H2O में भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर सिर्फ H2O ही बनाते हैं? ऐसा तो नहीं है। एक और कंपाउंड होता है हमारे पास जिसको हम H2O2 से डिनोट करते हैं, जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक तो H2O बनता है और एक H2O2 भी बनता है। तो क्या हम यहाँ पर दो कंपाउंड देख पा रहे हैं जो सेम टाइप ऑफ किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर H2O भी बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर H2O2 भी बना हुआ है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसमें अगर मैं देखूं हाइड्रोजन के एटम्स दोनों यहाँ पर क्या हो गए? फिक्स हो गए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम यहाँ पर भी है और दो एटम यहाँ पर भी हैं। यानी कि अगर मैं इनके मासेस कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन के जो मास यहाँ पर है उतना ही मास इस हाइड्रोजन का इस वाले कंपाउंड में भी देखने को मिलेगा। दोनों डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक एलिमेंट है उनके मास फिक्स हो गए हैं। एक एलिमेंट का मास फिक्स हो गया है। अब उसके कंपेरिजन में देखो ऑक्सीजन, उसके कंपैरिजन में यहां पर कितने ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन। यहां पर कितने ऑक्सीजन? दो ऑक्सीजन। तो उसके कंपैरिजन में इनके मास का रेशियो निकालो। देखो इसका मास कितना हो जाएगा? इस ऑक्सीजन का 16। इस ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? यहां पर 32। दो ऑक्सीजन है ना। तो अब देखो 16:32। अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि दो एलिमेंट्स है उनसे बनने वाले कंपाउंड्स है? ठीक है, दो डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, उसमें एक एलिमेंट जो होगा उसका मास फिक्स हो जाएगा। एक एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, उसका मास फिक्स हो गया तो उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ है उनके मासेज का रेशियो जो आएगा यहाँ पर, उनके मासेस का जो रेशियो आएगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। वो कैसा रहेगा? सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। और यही बात हमने यहाँ पर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी हुई है कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। देखो दो एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद मासेज ऑफ वन एलिमेंट, देखो किस एलिमेंट की बात हो रही है? ऑक्सीजन की। मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट।
फिक्स्ड मास किसका है, H2 का। फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है। इनके मासेस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन के साथ मासेस का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2। तो सिंपल होल नंबर रेशियो में कैसा है, सिंपल होल नंबर रेशियो में। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आ सकता है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। क्या बेसिक सी चीज़ हमने यहाँ पर समझी थी। तो हमने क्या बोला, दो एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, उसमें अगर मैं बात करूं एक इस ऐसे एलिमेंट की जो फिक्स मास के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। और यही हमारे पास क्या आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आता है। आई होप ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं। अगला लॉ क्या है हमारे पास, अगला लॉ है हमारे पास गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यहाँ पर गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, इसको किस तरीके से हमको डिफाइन करना है वो भी हम समझते हैं। पहले सिंपली यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर मैंने क्या करा, हाइड्रोजन का 100 ml यहाँ पर यूज करा हुआ है, कितना 100 ml यूज करा हुआ है, ऑक्सीजन का 50 ml यूज करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वाटर बना हुआ है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, किसकी फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से कैसे समझेंगे, देखो इसका कितना यहाँ पर यूज हुआ है, हाइड्रोजन यूज हुआ है 100 ml, ऑक्सीजन यूज हुआ है 50 ml। तो अगर मैं 100 ml का रेशियो निकालूं 50 ml के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर 2:1 आता है। क्या आता है, 2:1 आता है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है। वाटर के यहाँ पर वेपर बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, वेपर बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर जब बात करते हैं किस चीज़ की बात करते हैं, गैसेज की बात करते हैं। जब गैसेज कंबाइन होते हैं, गैसेज क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं या फिर बनते हैं। गैसेज कंबाइन होंगे या फिर गैसेज बनेंगे किसमें, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं, गैसेस किस तरीके से कंबाइन होते हैं, वो कंबाइन होते हैं किसमें, उसके वॉल्यूम्स के सिंपल रेशियो में, उसके वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में यहाँ पर कंबाइन होते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी, लेकिन कंडीशन ध्यान में रखनी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए। सभी गैसेस के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम होनी चाहिए। तो इतनी बात अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि कंडीशन अगर हम क्या रख दें, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन पे, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन पे क्या होता है, जब गैसेस कंबाइन होती हैं, गैसेस कंबाइन होती हैं, गैसेस कंबाइन होती है या फिर नई गैसेस बनती हैं, तो वो कैसे कंबाइन होती हैं, वो कंबाइन होती है उनके वॉल्यूम्स के सिंपल रेशियो में। कैसे कंबाइन होती है, उसके वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है। इतनी बात मैंने आपसे कही है। सिंपली जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 100 ml लिया था हमने, ऑक्सीजन 50 ml लिया था, तो 100 और 50 का अगर रेशियो बनाओ तो 2:1 बन जाएगा। बहुत सिंपल रेशियो है और इससे आप समझ सकते हैं। वाटर के साथ भी अगर इनका मैं जो या रेशियो निकालूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये भी सिंपल रेशियो में आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर ये लॉ समझ में आया होगा। तो हम कितने लॉ यहाँ पर पढ़ चुके हैं, 4 लॉ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब लास्ट लॉ यहाँ पर क्या बचता है, लास्ट लॉ हमारे पास आता है आवोगाद्रोस लॉ, ठीक है। आवोगाद्रो लॉ है हमारे पास। आवोगाद्रो लॉ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आवोगाद्रो लॉ क्या है, तो यहाँ पर आवोगाद्रो भी सेम बात कहते हैं, सेम बात कहते हैं कि क्या कहते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर की कैसी कंडीशन रखनी है, हमने सेम कंडीशन रखनी है। टेम्परेचर और प्रेशर की कैसी कंडीशन रखनी है, सेम कंडीशन रखनी है। टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन में अगर हम क्या करते हैं, गैसेज का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, क्या लेते हैं, गैसेज का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं। पहली चीज क्या बोली मैंने, पहली चीज मैंने बोली कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन कैसे रख देनी है, सेम रख देनी है। सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होनी चाहिए। फिर मैंने क्या कहा यहाँ पर, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए, इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए गैसेज का, इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए गैसेज का। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज, उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर ये कंडीशन हो जाती है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, इक्वल वॉल्यूम है गैसेज का, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे,
टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर उसमें वॉल्यूम भी सेम कर दें हम गैसेज का, तो उन वॉल्यूम्स में क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और ये बात किसने कही थी, अवोगाद्रो ने कही थी, इसीलिए इसको अवोगाद्रो लॉ यहाँ पर हम देखते हैं। आई होप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं बात करूँ 1 वॉल्यूम ले लिया मैंने हाइड्रोजन का, ठीक है, यहाँ पर सेम 1 वॉल्यूम, तो हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स यहाँ पर कंबाइन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम के साथ। हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स लिए हमने, ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और यहाँ पर क्या बन जाता है हमारे पास 2 वॉल्यूम्स बनता है किसका, वाटर वेपर्स का। कितने वॉल्यूम बनता है, 2 वॉल्यूम बनता है वाटर वेपर्स का। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का, इन दोनों में अगर मैं कंपेरिजन करूँ किस चीज़ का, कि इसमें मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होंगे, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। और यही हमारे पास क्या है, अवोगाद्रो लॉ है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इतना ही रखते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। कल आने वाले लेक्चर में, जब भी हमें लेक्चर होगा हमारा दूसरा, उसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन सी बातें उन्होंने कही थी, यहाँ पर से भी कुछ बातें उन्होंने उसमें इंक्लूड करी थी, वो सब हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा जो चैप्टर अच्छे तरीके से यहाँ पर आगे और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।